हेलो एवरीवन, हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, दैट इज लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हम जनरल लिक्विड का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टी लाइक ऑप्टिकल एक्टिविटी, वेपर प्रेशर एंड सरफेस टेंशन, ये तीनों प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम इस लिक्विड की फर्स्ट प्रॉपर्टी को स्टार्ट करेंगे, दैट इज विस्कोसिटी। अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी टर्म आई कहाँ से? अब देखो, हमारे पास कई तरह के लिक्विड्स होते हैं, जैसे वाटर हो गया, वाटर एक लिक्विड है, हनी हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गई, ये सारे कई तरह के लिक्विड्स होते हैं हमारे पास। पर जितने भी लिक्विड्स हैं ये ऑल लिक्विड्स डू नॉट फ्लो विद द सेम स्पीड। सारे सेम स्पीड से तो फ्लो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वाटर लेती हूँ तो वाटर बहुत तेजी से स्पीड से फ्लो करेगा, और जो हनी है वो उसकी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्लो क्या करेगा, फ्लो करेगा। सिमिलरली अगर मैं ईथर लेती हूँ, ईथर भी बहुत हाई रेट से फ्लो करेगा, ठीक है, बट अगर मैं उसकी जगह कैस्टर ऑयल ले लूं या ग्लिसरीन ले लूं, वो क्या करेंगे, स्लो मूव करेंगे। तो ये इंडिकेट करता है किसी भी लिक्विड में कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो उन्हें फ्लो करने से रोकता है, ठीक है। मीन्स हर लिक्विड का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसे हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब ये चीज तो क्लियर होगी ना कि हर एक जो लिक्विड है वो सेम स्पीड से फ्लो नहीं करता, हर किसी की स्पीड फ्लो करने की अलग अलग होती है। उसे हमने किस में लेना, इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी। तो जो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, internal resistance to flow possessed by a liquid is called viscosity. उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, ठीक है। अब मान लो कुछ लिक्विड स्लो फॉल कर रहे हैं, कुछ हाई बहुत तेजी से फॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वाटर और हनी ले लो, जो कॉमन है हम अपने घर में देखते हैं। वाटर बहुत स्पीडली मूव करते हैं, हनी बहुत स्लोली मूव करते हैं। इसका मतलब जो स्लोली मूव कर रहा है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो चीज उसे रोक रही हो तो उसमें खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत हाई। तो जो लिक्विड स्लोली मूव करेंगे, लिक्विड विच फ्लो स्लोली, उनका जो इंटरनल फ्लो ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, हाई होगा, हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, विस्कोसिटी, यानी उनकी विस्कोसिटी भी क्या है, हाई है, मींस हाई विस्कोसिटी, ठीक है। तभी उन्हें बोलते हैं दे आर मोर विस्कस। ऐसे लिक्विड क्या होंगे, विस्कस होंगे, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में ऐसे लिक्विड ले लो विच मूव फास्टली, जो फास्टली मूव करेंगे, बहुत तेजी से मूव करें, यानी उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो उनकी विस्कोसिटी भी कम होगी और वो क्या हो जाएंगे, लेस विस्कस। क्लियर, ठीक है। अब इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से उनके बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लिक्विड को लेंगे, उसे एक नैरो ट्यूब में लेंगे। नैरो ट्यूब समझते हो, छोटी सी ट्यूब, उसके अंदर हमने एक लिक्विड फिल कर दिया। अब कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है। अब जो लिक्विड है हमने उसे इस ट्यूब में अंदर फिल करा, और जो लिक्विड के सारे पार्ट है वो सेम स्पीड से तो मूव नहीं करेंगे ना, सेम वेलोसिटी से, ठीक है। सपोज करो जो लिक्विड है इस ट्यूब के अंदर, ट्यूब कैसी होती है, इस तरह से ट्यूब होगी, ऐसी सी ट्यूब होगी ना हमारे पास, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर लिक्विड ने फ्लो करना है, तो हम सपोज करते हैं जो हमारा लिक्विड होता है, इमेजिन कर लो कि वो भी क्या है, थिन सिलेंड्रिकल कोएक्सियल लेयर से बना हुआ है। थिन सिलेंड्रिकल कोएक्सियल लेयर्स इमेजिन करना है, ठीक है। इसके अंदर है तो सिलेंड्रिकल है, हमें पता है जिसके अंदर जाता है लिक्विड उसकी शेप ले लेगा, तो सिलेंड्रिकल शेप में आना है, ठीक है। तो हमने माना कि उसमें कई सारे ऐसे एक्सिस हैं बट कोएक्सियल है, कॉमन पॉइंट उनका क्या होगा, सेम होगा। तो मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स को ड्रॉ कर रही हूं, किया गया। इस तरह से, ठीक है। ये लिक्विड ट्यूब के अंदर है,
कुछ इस तरह से, इस साइड से इस तरह से फ्लो करेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि हमने क्या किया, एक लिक्विड को एक नैरो ट्यूब में फिल कर लिया। फिल करने के बाद हमने मान लिया कि जो वो लिक्विड है वो भी क्या होगा, सिलेंड्रिकल कोएक्सिकल लेयर्स बना लेगा। नाउ एज वी मूव फ्रॉम, इधर क्या वॉल्स है, ठीक है, ये क्या है सेंटर। एज वी मूव फ्रॉम वॉल टूवर्ड द सेंटर ऑफ ट्यूब, वॉल टूवर्ड्स सेंटर ऑफ ट्यूब, जो विस्कोसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे हम इसकी तरफ मूव करेंगे वॉल से लेके सेंटर की तरफ, उनकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ होगी, मैक्सिमम होगी एट द सेंटर ऑफ ट्यूब। ठीक है, रिवर्स कर लो। अब मैं सेंटर से वॉल की तरफ मूव करती हूँ तो विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और मैक्सिमम कहाँ पर होगी, टुवर्ड्स द वॉल। ठीक है, होता क्या है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रखती है। ठीक है, जो उसके बिल्कुल नीचे आ रही होगी लेयर, बिल्कुल उसके साथ आ रही होगी, वो उसको क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस या फिर फ्रिक्शन, घर्षण वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पर एक लेयर है, इसका वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ये स्पीड से मूव कर रही है, वेलोसिटी से। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, विस्कोसिटी अलग होगी, तो यहाँ पर आ गया 20 सेंटीमीटर से। ठीक है, सपोज करो जिन दो लेयर्स को मैंने लिया, इनके बीच का जो डिफरेंस ले लो, वो मेरा क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, कितनी दूर है एक दूसरे से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या निकालना, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या हो गया, एक तरह का फ्रिक्शन हो गया जो एक लेयर ने दूसरी लेयर के ऊपर लगाया। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच वन लेयर offer to another layer, वो फोर्स जो एक लेयर ने दूसरी लेयर के ऊपर डाला, ठीक है, ऑफ लिक्विड मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। एक लेयर ने दूसरी लेयर के ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई किया, the force of friction which one layer applied to the another layer of liquid moving with different velocity। ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी कि हर लेयर अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेगी, इसे हम बोलते हैं कॉल्ड विस्कोसिटी। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। ठीक है, अब हम यहाँ क्या बात करें, फोर्स की। लेट दैट फोर्स इज एफ। ठीक है, उस फोर्स को हम, जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा एरिया के। ये जो ट्यूब हमने ली है इसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया भी होगा। ठीक है, तो इस एरिया ट्यूब का जो सरफेस एरिया इसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर, और सिमिलरली यही एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन दैम, कितना उनके बीच में डिस्टेंस है, ये आपको याद रखना है। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनकी वेलोसिटी के, कैसे वो मूव कर रही है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, फोर्स उनके बीच के डिस्टेंस के बीच। ठीक है, अगर मैं तीनों को कंबाइन अप कर दूं तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वी बाय एक्स। ये अच्छेगा। अब हम यहां से क्या करेंगे, इस डायरेक्टली के साइन को यहां से हटाएंगे, तो डायरेक्टली के साइन हटाने के बाद कुछ कांस्टेंट आता है, ये है हमारा वो कांस्टेंट। इसे हम बोलते हैं, क्योंकि हम विस्कोसिटी की बात करें, दिस टर्म इज कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा, इसका नाम है ईटा। ठीक है, ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम पॉइस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू तो जो विस्कोसिटी होगी इसे हम पॉइस से लेंगे। अब इसे डिफाइन कैसे करना है, सपोज करो जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। एक्स के उनके बीच का डिस्टेंस वो मैंने कितना ले लिया, 1 सेंटीमीटर। ए इज एरिया, एरिया इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। बी क्या, वेलोसिटी की स्पीड से मूव कर रहे हैं, दैट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें 1 हो जाए, मार्क इट एज इक्वेशन 1, पुट दिस इन इक्वेशन 1, तो एफ किसके बराबर हो जाएगा, ईटा के। एफ ईटा के बराबर कब हुआ, दैट इज
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके बराबर हो गया, एफ के बराबर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। तो मैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन करूंगी, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड having area of tube is 1 square centimeter and distance between the layer is 1 centimeter। ठीक है, फिर से डिफाइन करते हैं। The coefficient of viscosity eta is defined as force of friction, और force of friction के जो यूनिट्स होंगे वो किसमें होंगे, डाइन्स में। ठीक है, coefficient of viscosity is defined as force of friction between the layers when velocity is 1 centimeter per second having area 1 square centimeter and layers are 1 centimeter apart, या फिर distance between them is 1 centimeter। इसे क्या बोलेंगे हम, coefficient of viscosity। ठीक है, ऐसे ही टर्म आती है viscosity gradient, velocity gradient, that is F is equal to eta a dv by dx। यहाँ पे a भी है, सॉरी मैंने यहाँ छोड़ दिया ना, ये a टर्म तो रहेगी ना। ठीक है, तो ये सेम है, बस ये dv by dx होता है। इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये किसके लिए होता है, फॉर स्मॉल डिफरेंस, फॉर स्मॉल डिफरेंसेस। ये किसके लिए लेना है हमें, फॉर स्मॉल डिफरेंसेस। क्लियर, तो ये टर्म क्या थी हमारी, विस्कोसिटी। क्लियर होगी। अब जब हम विस्कोसिटी पढ़ चुके हैं तब हम उसके करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, पहली चीज विस्कोसिटी से हम क्या निकालते हैं, फ्लूडिसिटी, फ्लूडिटी। ठीक है, फ्लूडिटी क्या होती है, मतलब कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्लूडिटी। अब विस्कोसिटी क्या होती है, उसको रोकना, फ्लो करने से रोकना। फ्लूडिटी क्या है, उसका अपोजिट, कितनी इजिली वो फ्लो करेगा। तो दोनों टर्म एक दूसरे के अपोजिट होगी ना। फ्लूडिटी मतलब कितना इजिली वो फ्लो कर रहे हैं, विस्कोसिटी कितना उनके बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस है, कितना उन्हें रोक रहा है। तो दोनों टर्म एक दूसरे के अपोजिट हुई, तो दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसे क्या बोलेंगे हम, उसकी फ्लूडिटी। ठीक है, यानी ये हमें बताएगा ईज ऑफ लिक्विड टू फ्लो, कितना इजिली वो लिक्विड फ्लो कर सकते। जैसे वाटर है, वाटर के लिए वैल्यू ज्यादा हुई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हुआ। ठीक है, हनी है, हनी के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हाई है तो उसकी फ्लूडिटी क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर। सेकेंड रिजल्ट इज फ्लो थ्रू अ कैपिलरी। कैपिलरी में लिक्विड कैसे फ्लो करेगा, ये इक्वेशन दी थी पोजनी ने। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका, 1884 में पोजनी ने दी थी। ये आपने याद रखनी है दैट ईटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है हमारे पास वो किसके बराबर है हमारा, दैट इज पाई पी आर की पावर 4 टी अपॉन 8VL। ये हमारा रिजल्ट है। इसको आपको ऐसा लर्न करना है। ठीक है, इसका हमारे पास डेरिवेशन नहीं है कि आया कैसे, बट ये आपको याद रखना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी पोजनी की इक्वेशन है वो क्या है, पाई पी आर की पावर 4 अपॉन टी 8VL। हेयर पाई इज कांस्टेंट, पी इज प्रेशर। ठीक है, पी क्या है हमारे पास, प्रेशर। मैं यहां लिख रही हूं पी क्या है, प्रेशर। क्लियर। आर क्या होगी, रेडियस। किसकी रेडियस, हमने क्या किसकी बात की है, कैपिलरी की। तो ये कैपिलरी की क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ कैपिलरी। ठीक है, टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लो, कितने टाइम में लिक्विड फ्लो करेगा। यहाँ तो फ्लो की बात है ना, लिक्विड कितने टाइम में मूव करेगा उस चीज को हमें लेना है। ठीक है, जो बी है, बी हमारी क्या है, वॉल्यूम, और जो एल है, एल क्या है, लेंथ। किसकी लेंथ, जो कैपिलरी है उसकी लेंथ, लेंथ ऑफ कैपिलरी। ये उसकी क्या आ गई, लेंथ आ गई। ये क्या है, पोजनी की इक्वेशन, जिसे आपको याद रखना क्या है, ईटा इज इक्वल टू पाई पी आर की पावर 4 टी अपॉन 8VL। ये आपको ऐसा लर्न करनी है। ओके, अब जब विस्कोसिटी की बात कर ली है तो बात है यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी। और दूसरी टर्म हमने एक और पढ़ी है, फ्लूडिटी। दोनों के यूनिट्स कर, अगर एक के निकल गए तो दूसरा तो उसके अपोजिट ही है ना। ठीक है, अब हमने एफ को क्या पढ़ा है, ईटा ए बी बाय एक्स
ये चीज हमने पढ़ी है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ये पीछे वाला रिलेशन है, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन ए इंटू वी, ये आ जाएगा। व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज टाइम्स पे, एक्स क्या है डिस्टेंस, दैट इज सेंटीमीटर, ए क्या है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और वी क्या है हमारे पास उनकी वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही है। अब इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, नीचे आया डाइंस, यहां से एक सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, ये सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेंटीमीटर की पावर -2, और ये सेकंड है, सेकंड ऑलरेडी ऊपर था तो आ गया सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास विस्कोसिटी के यूनिट क्या है, डाइंस सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड, ठीक है। इस टर्म को हम लिखते हैं पोइज, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के जो यूनिट्स हैं इसे हम क्या लेते हैं, पोइज। ये पोइज कहाँ से आया, हमारा पॉइजली की इक्वेशन से, जो पॉइजली इक्वेशन पीछे करी है ना मैंने, वो वाली पाई पी की पी आर पावर 4t अपॉन 8vl, वहां से आया पोइज, ठीक है। अब फ्लूडिटी क्या है, इसके इनवर्स रेसिप्रोकल, अगर इसके इनवर्स इसके यूनिट पॉइज है तो इसके कितने हो गए, पॉइज इनवर्स, तो ये किसके यूनिट हो गए, हमारे जो फ्लूडिटी है उसकी यूनिट, क्लियर। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब तो देखो हर बार में ये 3 प्रॉपर्टी ऑलरेडी कर चुके हैं हम, वेपर प्रेशर किया, सरफेस टेंशन किया, विस्कोसिटी पे आया, ऑप्टिकल एक्टिविटी, हर बार हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात तो की है कि टेम्परेचर होगा इंक्रीज तो क्या होगा, तो हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है टेम्परेचर। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज क्या होगा तो क्या इंक्रीज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, अगर ज्यादा तेज से मूव करेंगे, अब क्या है यहाँ पर हम बात करें उनके ऊपर कोई चीज उन्हें रोक रही है, फ्लो इंटरनली उनको रजिस्ट कर रही है, रोक रहे, जब वो तेजी से मूव करेंगे तो कोई जो रोकने वाला उसकी पावर क्या होगी, कम हो गई, ठीक है। अगर पावर कम होगी यानी कि उनके ऊपर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया तो उनकी विस्कोसिटी भी क्या हो गई, कम होगी। एज टेम्परेचर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो लिक्विड स्टार्ट फॉलोइंग फास्ट, लिक्विड क्या होगा, बहुत तेजी से मूव करेगा, अगर वो तेजी से मूव करेगा तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज अब क्या हो गया, उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी डिक्रीज हुआ तो विस्कोसिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब ये कितना डिक्रीज होता है, अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होना है तो 2% जो होती है विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ये रिलेशन एक। अगर मैं 1 डिग्री में टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ तो 2% उनकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस चीज को हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन आपने अपने +2 में पढ़ी है, दैट इज ईटा इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर ई ए बाय आर टी, ई ए होता है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, ई आर टी। देन ये आर्हेनियस की इक्वेशन थी इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पे हमने क्या लिया, विस्कोसिटी लिया, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे क्या करूँ तो लोग ले लू, लोग ईटा क्या हो जाएगा, लोग ए प्लस लोग और ई एक दूसरे के इनवर्स है, ई बाय आर टी, ये चीज आ जाएगी, क्लियर। अगर मैं इसे लिखूं तो कुछ ऐसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसा, सिमिलर टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y एक्सिस पे मुझे क्या बनाना है, log ईटा। इफ आई प्लॉट अ ग्राफ देन y एक्सिस पे मेरा क्या आ जाएगा, log ईटा। x एक्सिस पे क्या लेना है, 1/t, यहां से देखो m क्या इसका स्लोप विच इज m e बाय r, जब हमने बनाया तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आई और इसका स्लोप कितना आया, E बाय आर, इसके बराबर। तो हमारे पास क्या आ गया, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया जिसका स्लोप क्या है, E बाय आर, ठीक है। तो मीन्स विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्लियर। अब बात करते हैं इसकी मेजरमेंट की। और नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी को निकालेंगे कैसे, ठीक है। विस्कोसिटी को निकालने के लिए जो रिलेशन हम यहाँ यूज करेंगे वो पॉइजली का इक्वेशन, फॉर्मूला।
वो क्या था, मैंने अभी लिखा था इटा इज इक्वल टू पाई पी आर की पावर 4 टी बाई 8 वी एल। ये था फर्स्टली की इक्वेशन, इसको मुझे यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, अब हम बात करें लिक्विड की। लिक्विड का यहाँ पे क्या ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं। अब जो लिक्विड का प्रेशर होगा, लिक्विड जब फ्लो करता है तो उसका कुछ ना कुछ खुद का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, जो उसका खुद का होता है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P इज इक्वल टू एच डी जी से। तो P की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एच डी जी। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकती हूँ। पुट दिस इन इक्वेशन 1। पाई P की जगह क्या आ गया, एच डी जी। ठीक है, R की पावर 4 है, T आ गया, नीचे आ गया H, साथ में V और एक L आ गया। क्लियर। अब जैसे हमने सरफेस टेंशन निकाला था, सिमिलर वे से हमने अब यहाँ क्या निकाले, विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, एक लिक्विड लिया था जिसकी मुझे सरफेस टेंशन निकालती है, बट एक स्टैंडर्ड भी लिया था वाटर के साथ उसको लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ऐसे ही 2 लिक्विड लेंगे। ठीक है, अब दो लिक्विड्स की बात करो, फॉर 2 लिक्विड्स। अब लिक्विड है, उनकी हाइट तो सेम ही होगी ना, जिस भी ट्यूब में आप उन्हें डालोगे हाइट तो कैपिलरी के अंदर उनकी सेम होगी। तो एच क्या होगा, सेम दोनों के लिए। क्लियर, एच की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों के लिए सेम। लेंथ कैपिलरी तो सेम लोगे, कैपिलरी की लेंथ भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, जिसके अंदर आपने उसे फील करना है। जी की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम। इसमें जो टर्म है पाई तो कांस्टेंट है ही ना, एच कॉमन हो गया हमारे पास, वी एल कॉमन हो गया, जो लेंथ है हमारे पास। ठीक है, और जो वी है वो भी क्या हो जाएगा, सेम वॉल्यूम, ये सेम ही आप वॉल्यूम उसके अंदर क्या फिल करोगे। जो कैपिलरी है उसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, सेम। ठीक है, अब देखो एच कॉमन हो चुका है, जी हो चुके हैं, आर की पावर 4 हो चुकी है, वी हो चुकी है, एल चुकी है। सिर्फ क्या वेरी कर रहा है, डी एंड एल। डी क्या है, डेंसिटी, और टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लो। अब ये तो वेरी करेंगे ना, अब लिक्विड अलग है तो उसकी डेंसिटी भी अलग होगी, और अगर लिक्विड अलग है तो उनका टाइम ऑफ फ्लो भी अलग होगा। सपोज कर आप एक वाटर ले रहे हो और एक ग्लिसरीन ले रहे हो, दोनों का टाइम ऑफ फ्लो क्या अलग अलग है, दोनों की ये वैल्यू क्या रहेगी, वेरी करेगी। तो एक की वैल्यू होगी D1, एक की होगी D2, एक की होगी T1, एक की होगी T2। क्लियर। तो अब रिलेशन ईटा 1 क्या हो गया आपके पास, पाई एच D1 G R4 T1 अपॉन 8VN, और ईटा 2 क्या हो गया, सब जगह 2 आ जाएगा, जो एच डी D2 G R की पावर 4 T2 अपॉन 8VN। क्लियर। अब कर दो ईटा 1/2, दोनों को 1/2 करोगे तो क्या आएगा, ऊपर 1 वाली टर्म रख दो, पाई एच D1 G R की पावर 4 T1 अपॉन 8VL, ये आएगा। नीचे 2 है तो आ जाएगा नीचे पाई एच D2 G R की पावर 4 T2 अपॉन 8VL। अब ये सारी टर्म यहां से कैंसिल हुई, सारी जो कॉमन है कैंसिल होगी, क्या बचा, D1 T1 D1 T1 अपॉन D2 T2। मेरे पास ये टर्म आ गई, D1 T1 इज इक्वल टू D2 T2। ये हमारा रिलेशन है जिसे हम यूज करेंगे। ठीक है, ये तो आ गया हमारा रिलेशन। अब इसे कैलकुलेट क्या करना है, इसे कैलकुलेट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की हमें रिक्वायरमेंट है, हम यहाँ यूज करते हैं। जैसे उसमें था ना स्टिलगैमोमीटर, यहाँ पे होता है ओसवाल्ड विस्कोमीटर। ठीक है, अब पहले मैं ओसवाल्ड विस्कोमीटर बना रही हूँ कि कैसा होगा। ये कैपिलरी ट्यूब है इसकी, जिस कैपिलरी की हम बात करें ना उसकी, इसमें यहाँ कुछ मार्क लगे होते हैं इस तरह से, एक पर भी है B1, एक पर भी है B2। ठीक है, ये ट्यूब है, ये है हमारा विस्कोमीटर, ओसवाल्ड विस्कोमीटर। ठीक है, इस शेप में होगा हमारे पास। अब ओसवाल्ड विस्कोमीटर जो है हमारे पास, देखो पॉइंट्स देखो यहाँ पे लगे हुए M, यहाँ पे 2 बल्ब है, एक बड़ा बल्ब एक छोटा बल्ब। ठीक है,
आपने क्या करना है, इस वाली जो साइड है यहाँ पर सिर्फ से एक कॉर्क लगी होगी, कॉर्क के ऊपर यहाँ पे होगी पिंच, पिंच कॉर्क, ट्यूब होगी उसके ऊपर होगी पिंच कॉर्क। हमारा जो ओस्वाल्ड विस्कोमीटर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये है मेरा ओस्वाल्ड विस्कोमीटर, ठीक है। जस्ट सिमिलर देखो यहाँ दो बल्ब है, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है। ये ट्यूब आ गई और ये जो मैंने अभी बोला ना ये साइड पे ये जो रबड़ वाली ट्यूब है ये वो है, और ये होती है हमारी पिंच कॉर्क। इस पिंच कॉर्क को हम खोल के इसको इस ट्यूब में फिट करते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या करती है, प्रेशर सेट कर देती है। डन। अब करना कैसे है, सबसे पहले इसकी वॉशिंग करनी है। हम इसे सबसे पहले वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए इसे सबसे पहले जैसे उसको वॉश किया था स्टिल गैमोमीटर को, इसको क्रोमिक एसिड से वॉश करना है। क्रोमिक एसिड के बाद पहले क्रोमिक एसिड, फिर आपने इसे वाटर से वॉश करना है, वाटर के बाद आपने इसे एसीटोन से वॉश करना है, ठीक है। ये हो गई वॉशिंग। वॉशिंग करने के बाद आप क्या करोगे, इधर वाली साइड से आप इसके अंदर वाटर इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है। आप पिपेट से इसके अंदर 20 ml के राउंड वाटर डालोगे। वाटर डालने के बाद सारा वाटर यहां तक पहुंच जाएगा आपका कुछ इस मार्क तक, ठीक है। 15-20 अलग अलग साइज होता है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। फिर आपने यहां से इसको सक करना स्टार्ट करना है। सक करोगे तो आपका जो वाटर है वो यहां से इस ट्यूब में इस तक पहुंचेगा। जैसे ही वो ये मार्क दिख रहे हैं आपको ऊपर, यहाँ पे दो मार्क होते हैं, एक ये मार्क है और एक यहां पे मार्क है। ये आपने इस वाटर को यहां से ऊपर जाने देना है, ठीक है। फिर आप क्लॉक की हेल्प से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना टाइम इस वाटर ने लिया फ्लो करने का आप उसे नोट कर लोगे। देन पिंच कॉर्क की सेटिंग आप एक ही बार करोगे। वाटर के साथ हो गया प्रैक्टिकल, वाटर रिमूव करोगे, फिर से वॉश करोगे। वॉश करने के बाद आप अपना एक्सपेरिमेंटल लिक्विड इधर डालोगे 20 ml। फिर यहां तक पहुंचा, फिर इसे सक करोगे। सक करने के बाद आप इसे इस पॉइंट से ऊपर लाओगे और जैसे ही वो इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फिर से आप टाइम को नोट करोगे, ठीक है। यहां से आपके पास दो टाइम आ जाएंगे। एक टाइम आ गया आपका वाटर का फ्लो का और एक आपका गया लिक्विड का। ऐसे ही आप निकाल लोगे डेंसिटी वाटर की और डेंसिटी लिक्विड की। उसके लिए आप क्या करोगे, एम्प्टी बोतल का वेट करोगे, फिर वाटर के अंदर बॉटल के अंदर वाटर डालोगे उसका वेट करोगे, फिर लिक्विड डालोगे उसका वेट करोगे। वहां से आप क्या निकालोगे, डेंसिटी। आपने प्रैक्टिकली करना है। फिर आप इसे फॉर्मूले में पुट करोगे, ईटा ऑफ एल बाय ईटा ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू डी ऑफ एल टी ऑफ एल अपॉन डी ऑफ डब्ल्यू टी ऑफ डब्ल्यू। इस तरह से आएगा। ये सारी रीडिंग्स आपने नोट कर ली, टाइम भी नोट कर लिया, डेंसिटी भी नोट कर ली, विस्कोसिटी वाटर की आपको मिल जाएगी स्टैंडर्ड। उसे यहां पर पुट करोगे और आपके पास किसकी विस्कोसिटी आ जाएगी, आपके लिक्विड की विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड, दैट इज ओस्वाल्ड विस्कोमीटर, जिसकी हेल्प से हम लिक्विड की विस्कोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब विस्कोसिटी निकाल ली, जैसे सरफेस टेंशन निकाल ली थी। अब इससे केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, अब उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज विस्कोसिटी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। अब विस्कोसिटी और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अब ये कुछ टर्म है जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं। पहली बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस क्या होते हैं, होमोलोगस यानी जिनमें किसका डिफरेंस होगा, CH2 ग्रुप का, ठीक है। उनके केस में विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। एज वी गो अप टू सीरीज, जैसे जैसे हम सीरीज में बढ़ते रहेंगे उनकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। CH2 ग्रुप तो कॉमन था उनके बीच में, डिफरेंस नहीं है, पर उनके बाकी नंबर तो बढ़ते जा रहे हैं ना, तो उनकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आइसोमेरिज्म होते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म समझ रहे हैं ना, एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में चेंज हो जाना। तो उस केस में जो एन आइसोमर होगा उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ग्रेट, मतलब हाई विस्कोसिटी। देन ब्रांच्ड, जिनके ब्रांच्ड आइसोमर होंगे, चाहे पेंटनियो हो चाहे आइसो हो, उनकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, लो होगी। क्लियर, ठीक है। अगर ज्योमेट्रिकल की आइसोमर्स की बात करें तो जो ट्रांस है, ट्रांस आइसोमर की वैल्यू क्या होगी, हाई।
और जो सिस है उसकी वैल्यू क्या आएगी, लो। ठीक है, अब एक और टर्म यहां से हम निकालते हैं कि लिक्विड एसोसिएटेड है या नहीं। ठीक है, लिक्विड इज एसोसिएटेड और नॉट। इसे निकालने के लिए हम यूज करते हैं डस्टन का रूल। अभी डस्टन रूल क्या था, डस्टन रूल क्या था, जो भी लिक्विड होंगे नॉर्मली, उन्होंने इसके लिए रूल दिया D/m इंटू ईटा 10⁻⁶, इसकी लगेगी 40 to 80। आपने क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपको सारी वैल्यूज गिवन होंगी, आप इसे सोल्व करके ये वैल्यू निकालो। अगर ये 40 to 80 आ गई, ठीक है, इसका मतलब वो जो लिक्विड है वो क्या है, नॉन एसोसिएटेड। इफ वैल्यू इज 40 to 80 देन लिक्विड इज नॉन एसोसिएटेड। वो क्या आ जाएगा हमारा, नॉन एसोसिएटेड। इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 80, 80 से बड़ा है, तो लिक्विड क्या होगा, एसोसिएटेड। ये न्यूमेरिकल में बहुत बार आता है कि एसोसिएटेड है या नॉन एसोसिएटेड है, न्यूमेरिकली में आपको इसको प्रूव करना होता है। डन। लास्ट जो इसी में आता है हमारे पास फिफ्थ, दैट इज रियोकोर। जैसे इसमें था ना पैराकोर, ऐसे ही यहाँ टर्म पढ़ते हैं हम रियोकोर, बिल्कुल वैसे ही। रियोकोर को R से रिप्रेजेंट करते, पैराकोर P था ना, वो ये होता है हमारा m/d ईटा रेज टू पावर 1/8। ये आपको रिजल्ट याद रखना। इफ ईटा की वैल्यू क्या हो जाए 1 पॉइस, तो R की वैल्यू क्या हो गई, m/d। व्हाट इज m, मास, d डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी इज वॉल्यूम, दैट इज मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो रियोकोर ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज मोलर वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड व्हेन विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज 1 पॉइस। क्लियर, तो हम इसे इस टर्म से निकाल सकते हैं। अब जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये जनरली हम यूज करते हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आती है, ये कई बार पूछा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कौन सी है इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है मॉलिक्यूलर मास निकालना, किसका, पॉलीमर्स का। पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉली मतलब मैनी, मर्स मतलब जो नंबर वाले होते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर्स एक लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है ना, एक ही ग्रुप रिपीट होता रहता है। उनके केस में मॉलिक्यूलर मास निकालना भी डिफिकल्ट होता है, तो विद द हेल्प ऑफ विस्कोसिटी हम उसे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें अलग अलग कंसंट्रेशन के सोल्यूशन लेते हैं, उनकी विस्कोसिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं इस स्वाल्ट विस्कोमीटर की हेल्प से, और फिर उसे हम अपने एक रिलेशन में पुट करते हैं। उससे हम निकालते हैं स्पेसिफिक विस्कोसिटी। स्पेसिफिक विस्कोसिटी, दैट स्पेसिफिक विस्कोसिटी को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू ईटा माइनस ईटा नॉट अपॉन ईटा नॉट। ये जो ईटा है ये तो लिक्विड की हो गई, विस्कोसिटी किसकी, लिक्विड की, एट कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन में। ठीक है, और ये जो है ये प्योर सॉल्वेंट की है, क्या, विस्कोसिटी किसकी, प्योर सॉल्वेंट की। क्लियर। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन कंसंट्रेशन और दिस टर्म बाय सी, इसे कंसंट्रेशन से डिवाइड करें, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस, ये हाइट होती है, ये होती है हमारी ईटा के बराबर। कितनी हमारी उसकी विस्कोसिटी आ रही है, ये टर्म आपको डायरेक्ट यहां पर याद रखनी है। ठीक है, अब ये जो टर्म है मैंने ये लिया ना, ईटा स्पेसिफिक बाय सी, जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। ये है हमारी टर्म इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। ठीक है, पॉलीमर के लिए यहां पर एक और रिलेशन होता है, दैट इज KMA। ये रिलेशन होता है हमारा मार्क हुवांग इक्वेशन, जिसे दी थी, और इसी का दूसरा नाम है स्ट्रिंगर इक्वेशन। स्ट्रिंगर इक्वेशन। क्लियर। हेयर K और A क्या है, कांस्टेंट, और M क्या है उनका, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये है इनका मॉलिक्यूलर मास, और K और A क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट फॉर टाइप ऑफ पॉलीमर कैसा आपने लिया और सॉल्वेंट कैसा लिया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
कैसा आपने सॉल्वेंट लिया और कैसा आपने पॉलीमर लिया, उसके ऊपर ये वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर आपसे कई बार पूछ लेते हैं 1 मार्क में, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी क्या होती है, क्या एप्लीकेशन है, मॉलिक्यूलर मास निकालने में यूज होता है, और ये वाला रिलेशन, ठीक है, ये 1 मार्क में ही आता है, ये कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की। अब मैं इसके न्यूमेरिकल दिखा रही हूँ आपको। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, द टाइम ऑफ फ्लेक्स ऑफ वाटर ऑफ ऑसवाल्ड विस्कोमीटर, वाटर का टाइम दिया 52 मिनट। ठीक है, आपको टाइम दे रखा है 52 मिनट्स। आगे कहता है फॉर द सेम वॉल्यूम डेंसिटी है लिक्विड की इतनी और उसका टाइम इतना। फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर आपको इतनी गिवन है। अब पहले लिख लेते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। वाटर का टाइम दे रखा है TW, दैट इज 52 मिनट्स। लिक्विड का भी टाइम गिवन है आपको 2.25 मिनट्स। आगे ले लेते हैं हमारे पास जो गिवन है, डेंसिटी गिवन है लिक्विड की, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 0.800 ग्राम पर सीसी। विस्कोसिटी गिवन है वाटर की 1.002 सेंटीपोइस। ठीक है, आपको ये वैल्यू गिवन है। आपको एक तो डेंसिटी चाहिए वाटर की, ठीक है, जो वाटर की डेंसिटी होती है वो हम यहाँ पे 1 लेके चलते हैं। टेम्परेचर गिवन है आपको 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, पहले अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे को जो फॉर्मूला चाहिए, हमारा फॉर्मूला है ईटा L बाई ईटा W इज इक्वल टू DL बाई TL DW TW। यह आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे। अब देखो DL मुझे गिवन है, TL मुझे गिवन है, DW मुझे गिवन है, ठीक है, सारी वैल्यूज मुझे गिवन है। जस्ट मुझे इसमें क्या करना है, पुट करना है और किसकी विस्कोसिटी निकाल देनी है, लिक्विड की विस्कोसिटी निकाल देनी है। अब सबसे पहले ये जो टाइम 52 मिनट्स है, मिनट्स को सेकंड में चेंज कर दो। न्यूमेरिकल में आपको अपनी बुक में करेक्शन करनी है। इट्स नॉट 52 मिनट्स, इट्स 1.52 मिनट्स। सबसे पहले हम इन मिनट्स को सेकंड में चेंज करते हैं। तो सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसे 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, चेक करते हैं। 1.52 इंटू 60 दैट इज 91.2 और 2.25 इंटू 60 कर लो, दैट इज 135। ठीक है, तो आपके पास ये टाइम आ जाएगा। अब जस्ट आपने इसे क्या करना है, इसमें पुट करना है। इन्होंने हमें पूछा है फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड रिलेटिव टू द वाटर। वाटर से रिलेटिव लेनी है तो हमें ये चीज निकालनी है। ये तो अब ले लेते हैं हम सारी चीजें। लिक्विड का डेंसिटी ले लो 0. सारी डेंसिटी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो हमने लेनी है लिक्विड की और वाटर की। डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.800, टाइम लिक्विड का ले लो 135 अपॉन वाटर का टाइम 91.2 और DW डेंसिटी ऑफ वाटर वो हम लेते हैं 1। अब मैं इसे सोल्व करती हूँ। 0.800 इंटू 135 डिवाइड बाई 91.2। तो ये जो मेरे पास आंसर आ गया, दिस टर्म इज 1.1842। ये आ गई 1.1842 रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, रिलेटिव की, रिलेटिव विस्कोसिटी की। अब इन्होंने आगे क्या कहा है, इसी में आगे एंड एब्सोल्यूट वैल्यू इन मिलीपोइस। अब इसी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने को बोला है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे
वो हमें दी हुई है सेंटीपॉइस में। सेंटीपॉइस का मतलब होता है 1.002 इंटू 10⁻²। इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो आता है 1.184 2 इंटू 1.02। ये टर्म मेरे पास आ गई 1.1865 इंटू 10⁻²। और मिली पॉइस में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ आ जाएगा इसके साथ, तो ये चेंज रहेगी 11.8656 मिली पॉइस। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देख लो। उन्होंने इसमें एसोसिएटेड नॉन एसोसिएटेड पूछा हुआ लिक्विड का। डेंसिटी दी हुई है हमें एसीटोन की 0.79 ग्राम पर सीसी। विस्कोसिटी दी हुई है हमें 3.29 मिली पॉइस। शो दैट ये एसोसिएटेड है कि नहीं, ये निकालना है। पहली बात एसीटोन है, एसीटोन यानी CH3CO CH3। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल देते हैं। 3 कार्बन्स, 6 हाइड्रोजन्स, 1 ऑक्सीजन। आ जाएगा मेरे पास। अब फॉर्मूला लगाते हैं, D/m ईटा रेज़्ड टू पावर 10/6 इंटू 10/6। चेक कर लेते हैं। D इज 0.791, मॉलिक्यूलर मास 58 मिली पॉइस है, यानी 3.29 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6। सोल्व करके देखते हैं कितना आता है। 0.791, ठीक है, इंटू 3.29 डिवाइड बाय 58, ये आता है मेरा 0.0448 इंटू 10⁻3। जब 10⁻3 यहाँ सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 44.8। 44.8 इज बिटवीन 40 to 80। 40 to 80 वाले लिक्विड हमारे क्या होता है, नॉन एसोसिएटेड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नॉन एसोसिएटेड। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो मुझे प्रूव करना था, ये क्या आ गया, नॉन एसोसिएटेड। क्लियर। तब थर्ड क्वेश्चन पे, जिसका लास्ट क्वेश्चन है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें दी हुई है, ईटा की वैल्यू गिवन है हमें 2 टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर T1 है तो ईटा की वैल्यू है हमारी 20 डिग्री पे 0.969, और T2 दूसरे टेम्परेचर यानी 40 डिग्री पे मुझे वैल्यू गिवन है 0.739। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू एट 60 डिग्री। यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन। पहले हम A की और B की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग दिस T1 एंड T2। पहले वाला इस वाले को यूज करो। log ऑफ ईटा इज इक्वल टू A प्लस B/T, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर T1। A B तो कांस्टेंट ही है ना, वो तो सेम रहेंगे। तो log ऑफ दिस 0.969 इज इक्वल टू A प्लस B/T1 की वैल्यू ले लो 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री यानी कि 20 डिग्री प्लस 273 यानी कि 293। ठीक है, हम इसे सोल्व करेंगे। सेम ले लेते हैं फॉर T2। T2 हम ले लेते हैं हमारा, दैट इज log ऑफ ईटा 2 इज इक्वल टू A प्लस B/T2। log ऑफ ईटा 2 की वैल्यू 0.739 इज इक्वल टू A। 293 है ना, अब इसकी जगह पर आ गया 273 प्लस 40 313। अगर हम इस log की वैल्यू देखें तो ये वैल्यू मेरे पास आती है -0.0136, और ये एलसीएम ले लिया 293 इज इक्वल टू 293A प्लस B। इधर वाली इस वैल्यू को सोल्व करूंगी तो ये वैल्यू आती है -0.1313 इज इक्वल टू इंटू 313 इज इक्वल टू 313A प्लस B। डन। इसे सोल्व करके आता है मेरे पास 293A प्लस B इज इक्वल टू -3.984H
मार्क इट एज इक्वेशन 1 और इसे आता है 313A प्लस B इज इक्वल टू माइनस 41.09 एट्स 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सोल्व करके हम ए बी की दो कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर ए बी की वैल्यू निकालकर हम अपनी log 60 के लिए इसमें पुट कर देंगे। यहाँ 60 आ जाएगा, 60 वाला टेम्परेचर, और यहाँ क्या निकाल लेंगे हम log ईटा की वैल्यू। क्लियर? तो आपने इस तरह से इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसमें हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा कि उसे कैसे निकालना, इसके मेजरमेंट कैसे है, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, और उसके कुछ न्यूमेरिकल देखे। ओके, थैंक यू एवरीवन।